नमस्कार, नाउज INA में आपका स्वागत है। मैं रवि शर्मा लेकर आया हूँ आपको रूस और यूक्रेन से जुड़े हुए कई सवाल जिनके जवाब कुछ लोग को नहीं मिल पा रहे हैं या बहुत से टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाया जा रहा है। तो न्यूज़ चैनल पे जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं अभी तक और वो खबरें जो कि जानना है बेहद ज़रूरी और आपको उस खबरों की जानकारी नहीं मिल पा रही है, वही खबरें मैं लेकर के आया हुआ और उसका करेंगे हम सही एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। तो जैसे युद्ध के कारण और उनके प्रभाव, क्या होगा, यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, क्या आर्थिक प्रतिबंध जिसमें दुनिया डरती है पुतिन क्यों नहीं डर रहा है, कितना प्रभावशाली होता है मीडिया प्रोपेगेंडा, चाहे वो पश्चिम देशों की प्रतिष्ठित पश्चिम मीडिया है या समाचार पत्र हैं या फिर रशिया में दिखाए जाने वाली खबरें। रशिया के अंदर यूक्रेन जो वार जोन बना हुआ है वहाँ पे क्या चल रहा है, रशिया में किस तरीके से दिखाया जा रहा है, क्या प्रोपेगेंडा, कौन मना रहा है, कौन चला रहा है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे डिस्कशन। एक और बात कि इसको पूर्ण जानकारी जानने के लिए रशिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है, इसके लिए सिर्फ इतिहास के पन्नों के आधार पे इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। महत्वपूर्ण आकलन का एक अंग हो सकता है इतिहासकार के लिए। डिफेंस एक्सपर्ट्स को बैठाया जा रहा है पैनल में, वो बता रहे हैं, अच्छी जानकारी साझा कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल ये होता है, क्रूज मिसाइल ये होता है, और फिर जा कर के मोटार क्या होता है, वार जोन क्या होता है, कंट्रोल रूम क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानकारी बहुत अच्छी, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे भी वो चीज़ें जो आपके मन में सवाल चल रहा है वो उसका हल नहीं निकल पा रहा है। चीज़ों को समझना ज़रूरी है। 360 डिग्री से अगर आपको विश्लेषण करना है तो आपको 360 डिग्री में सारी चीज़ों को, इकोनॉमिकल, रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स, सब कुछ इसमें डालना पड़ेगा। नो डाउट इतिहास, सामरिक क्षमता, तो ये सारी चीज़ें, सामरिक क्षमता का मतलब होता है, सामरिक का मतलब होता है युद्ध, यानी कि कितना कौन सा देश शक्तिशाली है आर्थिक तौर पे और हथियारों के दौर के हिसाब से भी देखा जाए तो। लेकिन एक और चीज़ें जो हैं जो मैं अपने एनालिसिस में देखता हूँ, जिसके अध्ययन के बाद ही मैंने पाया था कि जब सारे चैनल्स बोल रहे थे, जिनको जानकारी नहीं है उसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि 16 को वार स्टार्ट हो जाएगा, 17 को कभी भी रशिया अटैक कर सकता है, फिर 18 को, 19 को, ये चीज़ें कंटिन्यू चल रही थी। और हर दिन मैं कंटिन्यू लोगों के सामने आया, बताया कि नहीं, अभी युद्ध स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज आई वॉज अवेयर अबाउट द थिंग कि 20 को शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट के कहने पे ये चीज़ें रोकी गई थी कि 20 तक आप कुछ नहीं करेंगे मिस्टर पुतिन, क्योंकि हमारा बीजिंग ओलंपिक ख़त्म होने आने दीजिए। तो देखिए, अब ये चीज़ें फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इतिहास बहुत जानना ज़रूरी है और नहीं जानेंगे तो चीज़ें नहीं पता चल पाती। लेकिन अभी देखना है कि अभी भी क्या चीज़ें होगी, किस तरीके से ड्रामेटिकली चेंज हुआ, जिसको मैं बताता था आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से कि फ्रांस को मैंने हीरो तक बताया हुआ है। क्यों मिस्टर मैक्रोन को मैंने हीरो बताया? क्योंकि उनको मैं कई दिनों से, कई महीनों से उनकी मैं स्टडी कर रहा हूँ कि वो क्या चाहते हैं। मिस्टर पुतिन का मैंने स्टडी किया, पर्सनालिटी एनालिसिस किया है। मिस्टर मैक्रोन का पर्सनालिटी एनालिसिस किया है मैंने कि क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, वो बनना क्या चाहते हैं, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो चीज़ें समझ में आती हैं और समझना चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो हर एंगल से देखना है, इसीलिए मैं 360 डिग्री की बात कर रहा हूँ कि इसमें ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन किसके साथ आएगा, क्या नहीं। ये आकलन ऐसे नहीं होता है। रिश्तों को, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को समझने के लिए
और भी चीज़ें ये मेरे लिए अब जटिल होती जा रही हैं, क्योंकि घटनाक्रम इतनी तेज़ी से एंड रेडिकली चेंज हो रही हैं। बिल्कुल सब कुछ, कभी लोगों को लगता था अमेरिका साथ आएगा, फिर अमेरिका पीछे हो जाता है, चुप होता है, फिर सैंक्शन लगाता है, फिर अब बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ। पहले बोला 1 इंच ज़मीन मैं नहीं छोड़ूंगा, नाटो सदस्य का हमारा धर्म रक्षक। ये सारी चीज़ें जो है बहुत कुछ चेंज हो रहा है। दैट्स द रीज़न ओनली वाई आई एम टेलिंग यू कि पर्सनालिटी, राष्ट्राध्यक्ष जो भी हैं उनकी पर्सनालिटी को एनालिसिस करना, उसको जानना समझना और उनके इंटरेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी जो है प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष में बैठे श्री राहुल गांधी जी, दोनों की लीडरशिप, माफ़ कीजिएगा मैं कौन अच्छा है बुरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं सिर्फ उसी की बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल भारत का दे रहा हूँ। दोनों की लीडरशिप में कौन क्या फैसला लेता, या तो पार्टी निर्देश पे होता है या तो उनका खुद का जजमेंट होता है। उनके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो लोग बताते हैं, जो ब्यूरोक्रेट बताते हैं, जो एम्बेसडर बताते हैं कि नहीं ये चीज़ें हैं, इतिहासकार बताते हैं, तो उनके भी एडवाइज़र होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन अंतरिम फैसला तो देश के नायक यानी कि राजनायक यानी कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो भी उस देश का राष्ट्र प्रमुख है, उसको लेना पड़ता है। तो इसलिए उस व्यक्ति की मनोस्थिति को जानना और इंटरेस्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। उन पे भी रिलेशंस बनते बिगड़ते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ, अभी जो बाइडेन जी के साथ जो रिलेशन तो है ही इंडिया का, लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी, वो चीज़ें उस तुलना में कम है। लेकिन अब यही चीज़ें मैं लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले 10 सालों से पिछले 50 साल, पिछले 30 साल को देखा जाए तो अमेरिका का नज़रिया भारत के प्रति चेंज हुआ है, बदलाव आया है और एक रिस्पेक्ट मिलता है इंडिया को। यही कारण है कि इंडिया को क्वाड में शामिल किया गया। जो क्वाड नहीं जानते हैं उनको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ क्वाड क्या है, तो वो देख लेंगे अगर उन्हें जानना होगा तो। उसके अलावा जो लोग नाटो नहीं जानते थे या नेटो नहीं जानते हैं, उनको तो अब कई माध्यमों से ये जानकारी मिल गई। साथ में एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड जो बनाया गया था वो चाइना को रोकने के लिए और रशिया के जो कम्युनिज्म है उसके लिए नाटो जो बना हुआ था। नाटो के बारे में और भी चीज़ें मैंने डिटेल में बता दिया, डेफिनेशन क्या बता दिया। अगर आपको वीडियो नहीं देखना, आप विकिपीडिया और भी चीज़ें गूगल सर्च इंजन या जो भी सर्च इंजन आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको कि पर्सनालिटी एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि इन चीज़ों को मैं आधार लेके चलता हूँ अपने एनालिसिस में, अपने जो भी विश्लेषण है। देश की नीति पहले डिपेंड करती थी, एक कंट्री का नीति होता था, एक पॉलिसी होती थी कि हम ऐसे रहेंगे, इस देश के साथ ऐसे रहेंगे, इसके साथ एग्रेसिव, इसके साथ डिफेंसिव, इसके साथ फ्रेंडली। तो अब वो देश की नीति जो है हर देश के साथ ऐसा होता जा रहा है कि विपक्ष कुछ कहता है, कुछ कहता है, सरकार में कुछ बाहर जाते हैं और राष्ट्र डिसीजन लेने लगते हैं। उनको किसी चीज़ें जानकारी अच्छी नहीं लगती है, डिसीजन कम समय में एक और मुद्दे पे ध्यान दें। आने वाली खबरों का विश्लेषण करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति से एक खबर आ रही है, जो बाइडेन कांग्रेस
बाइडेन ने भाषण देते हुए कहा कि एक अटूट संकल्प लिया है कि स्वतंत्रता हमेशा अत्याचार पे विजय प्राप्त करेगी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन यूक्रेन के लिए समर्थन दिखाने की बात की है और दो पार्टी हैं, एक विपक्ष में है और एक पक्ष में है। डेमोक्रेटिक पार्टी पक्ष में है, यानी कि वो सत्ता में है अमेरिका में, और रिपब्लिकन पार्टी जो बाइडेन के पहले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप थे जिसके प्रेसिडेंट, वो भी पार्टी, दोनों खड़े होकर के श्री बाइडेन की अपील पर एक स्वर में तालियां बजाकर प्रतिक्रिया व्यक्त किए। क्या हमारे यहाँ पाया जाता है? ये भारत को जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पार्टी हैं, जो हमारे सांसद हैं, जो पार्टी हैं, उनको सीखना चाहिए। एक और चीज मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा आप लोगों से, ये सवाल है मेरे मन में, काफ़ी देर से चल रहा था। वो सवाल ये है कि भारतीय जो भी हैं वहाँ पे यूक्रेन में, उनको यहाँ लाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन 50,000 भारतीय करीब वहाँ हैं और उनका टिकट का खर्चा भी भारत सरकार, उनको फ्लावर दिया जा रहा है, उनको माला पहनाया जा रहा है, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन वो ऐसा क्या काम करके आ रहे हैं कि उनके टिकट के पैसे नहीं लिया जा रहा है? टिकट के पैसे अभी नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स को ये दायित्व बनता है कि वो दे। भारत सरकार उनको लेके आ गई, उनका जान बचा करके लेके आई, और जब नाइजीरियन स्टूडेंट को मारा जा रहा है, यूक्रेन के सैनिक मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्योंकि वहाँ भगदड़ मचा हुआ, बॉर्डर पे अफरा तफरी मची हुई है, ये चीज़ें चैनल में नहीं दिख रहा है। लोग सोच रहे हैं बॉर्डर पार करके कैसे भागें और यूक्रेन से कैसे बाहर निकलें, और वहाँ पुलिस रोक रही थी यहाँ इस तरीके से अव्यवस्थित नहीं करो, और नाइजीरियन जो है वो सुनते नहीं हैं, वो पिटाए भी हैं। कुछ भारत के संदर्भ में खबर आया था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन जितना भी कॉपरेट हो रहा है भारत के लिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक मतलब गेस्ट का जो है जैसे होना चाहिए उस तरीके से दिख रहा है, एक बहुत वैल्यू दिख रही है कि वहाँ तक बॉर्डर पार कराया जा रहा है, पार खुद से कर रहे हैं तो उनको अंदर आने जाए दिया जा रहा है। ये एक लीडरशिप और भारत सरकार के इतना इस पर प्रतिबद्ध है और इसका डिटर्मिनेशन दिखाई देता है, अच्छी बात है। आता हूँ फिर से उसी सवाल पे, क्या जो यूक्रेन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे पैसे नहीं मांगना चाहिए? 70,000 या जो भी कॉस्ट है उनका आने का, अगर भारत सरकार नहीं मांग रही तो क्या उनके पेरेंट्स का दायित्व नहीं है? क्या भारत के करोड़ों छात्र जो ट्रेन में जान जोखिम में दे करके हर एक एग्ज़ाम को देने जाते हैं, हर परीक्षा के प्रतिभागी बनते हैं, वहाँ एग्ज़ाम देते हैं और उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं? कभी कभी तो ये स्थिति होती है कि उनके पास टिकट्स के पैसे नहीं होते या खाने के पैसे नहीं होते हैं। ये कई दशकों से ये चला आ रहा है। जान जोखिम में दे करके वो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। कुछ को मिलता होगा अनुदान के नाम पे कुछ, लेकिन उनके साथ क्या ये जस्टिफाइड हो रहा है? बात क्या न्याय संगत लग रही है? और यूक्रेन के स्टूडेंट्स कौन सा वहाँ पे क्या करके आ रहे हैं? कुछ अचीव करके आ रहे हैं क्या? जो भारत में यहाँ के नीट एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आ पाता है, या जो यहाँ के कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, जहाँ इंडिया में एडमिशन नहीं हो पाता है, वो छात्र वहाँ पे जाते हैं, एडमिशन लेते हैं कि कैसे भी मेडिकल की डिग्री, पैसे जो कि गरीब छात्रों के लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो फिर वो यहाँ आएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, कैसे देश का सेवा करेंगे, कैसे ये सेवा का काम करेंगे, ये भी देखना पड़ेगा। मैं उनके साथ पूरा पॉजिटिव हूँ, लेकिन
जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो सक्षम हैं तो भारत सरकार को पैसे दे दें, क्योंकि इस पे हर एक इंसान जो गरीब तबके का है, जिसकी एक दिन शायद घर में खाना बनता भी होगा या नहीं, वो स्टूडेंट जो एक टाइम खाता है एक टाइम सोता है, उसके लिए क्या ये न्याय संगत है। चलिए तो अब हम बात करेंगे कुछ आगे के विषय पे। तो बीबीसी की एक हेडलाइन लेते हैं, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रशिया खार्किव अटैक आउट वॉर क्राइम सेज मिस्टर जेलेंस्की। मिस्टर जेलेंस्की को क्यों बोलना पड़ा कि ये वार क्राइम है? वार क्राइम आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल 8 के तहत वार क्राइम क्यों बोला गया है? अगर वार में अगर आप सिविलियंस को मारते हैं, सिविलियंस पे रिहायशी मकानों पे गोले बारूद बम और वो मिसाइलें छोड़ते हैं, तो इसको वार क्राइम कहा जाता है। ब्रूटल तरीके से किसी की हत्या कर देना, घसीट देना, ये कर देना, अंग छिन्न भिन्न कर देना, ये सब सारी चीज़ें अगर युद्ध में होने लगा, सिविलियन पे अगर ज़्यादा कुछ जो है कई मास लेवल पे जो है अटैक होने लगे, तो इस चीज़ को सही नहीं माना जाता है। वार के प्रिंसिपल के अगेंस्ट होता है, जिसके लिए आर्टिकल 8 में बताया गया है इन सब चीज़ों को। द कोर्ट शैल हैव जुडिशंस एंड द रिस्पेक्ट ऑफ वार क्राइम इज पार्टिकुलर व्हेन द कमिटेड as part of a plan or policy or as a part of the large scale commission of the such crime। अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। युद्ध अपराध जो है ये न्यायालय के पास अपराधों के संबंध में अधिकार क्षेत्र में होगा, जिसमें विशेष रूप से जब एक योजना या नीति के बारे में बात है। तो 12 अगस्त 1949 के जनेवा सम्मेलन का गंभीर उल्लंघन हुआ था और उसके अर्थात संबंधित जनेवा कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत संरक्षित व्यक्तियों या संपत्ति के खिलाफ निम्नलिखित में से कोई भी कार्य ध्यान दीजिएगा, जिनमें कई बिंदु जो हैं, उसमें से जो मुख्य बिंदु जो है जानबूझकर की गई हत्या। अगर आप किसी को बंदी बना लियो तो उसको मारने की ज़रूरत नहीं है। या जैविक प्रयोग, अगर आपने कोई रासायनिक या जैविक कोई इस तरीके से जो है कोई अटैक कर दिया है जहाँ भयानक बीमारियाँ होने लगी, कोई पैंडेमिक जैसा, जैसे अभी हमारा वर्ल्ड में कोरोना चल रहा है, इस टाइप का कुछ अटैक हो जाता है जैविक हथियार का, ये गलत माना जाता है। या शरीर को जानबूझ करके बड़ी पीड़ा पहुंचाना शरीर पे, या उसके कोई चीज़ों को चोट पहुंचाना, या किसी को पत्थर से मार देना सर पे, ये सब चीज़ें जो है दैट इज व्हाट द वार क्राइम। मिस्टर जेटली सेड ट्विटर दैट द अटैक वाज हिस्ट्री रिपीटली, क्योंकि वो ट्विटर पे बोले हैं कि हिस्ट्री रिपीट हो रहा है, फिर से वो सब चीज़ें हो रही है, नाजीवाद आ रहा है, यानी कि हिटलर के ज़माने की बात कर रहे हैं वो। दूसरी चीज़ रशिया न्यूज़ में देखते हैं, यूट्यूब हैज़ ब्लॉक्ड द रशियन न्यूज़ चैनल RT and स्पुतनिक अक्रॉस यूरोप इन रिस्पॉन्स टू रशिया इन्वेशन ऑफ यूक्रेन। जो रशिया ने आक्रमण किया हुआ है यूक्रेन के ऊपर, उस संदर्भ में क्या हुआ है कि स्पुतनिक और रशिया का जो न्यूज़ चैनल है RT, उसको यूरोप में बंद कर दिया गया है, यूट्यूब पे भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो मीडिया में ये बस सारी चीज़ें भी चल रही हैं। और एक चीज़ जो है निकल करके आया है पहली बार पूरी दुनिया में, इट्स द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंटरनेट प्लेटफॉर्म ब्लॉकिंग। ये पहली बार युद्ध में ऐसा हुआ है कि जितने भी सोशल मीडिया हैं, पूरी लाइन में आपको बता देता हूँ, इट्स द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंटरनेट प्लेटफॉर्म ब्लॉकिंग रशिया मीडिया आउटलेट्स इन द रिस्पॉन्स टू द वार
यह युद्ध के जवाब में रूसी मीडिया आउटलेट्स को अवरुद्ध करने वाले इंटरनेट प्लेटफॉर्म का नवीनतम उदाहरण है। सबसे लेटेस्ट ये एग्जाम्पल दिया गया है कि इंटरनेट पे भी अवरुद्ध किया जा रहा है, कौन सी खबरें दिखानी हैं, वहाँ की नहीं दिखानी है, यूके की नहीं दिखानी है, यूके वाला रशिया का बंद करना है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यस्टरडे मेटा ब्लॉग्ड RT and Sputnik on the both Instagram and Facebook after receiving requests to do so from a number of the government in the UK. TikTok also banned the two channels. YouTube had already stopped these outlets. ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कल मेटा यानी कि फेसबुक जिसको बोला जाता है ने यूरोपियन यूनियन में कई सरकारों के अनुरोध पे इंस्टाग्राम, फेसबुक दोनों को और RT स्पुतनिक को अवरुद्ध कर दिया, यानी रोक दिया। टिकटॉक ने दोनों चैनल पे भी प्रतिबंध लगा दिया। यूट्यूब ने इस आउटलेट्स को पहले से ही बंद कर दिया था। तो दोनों तरफ दोनों चीज़ें चल रही हैं। वो उनके चैनल्स को बंद कर रहा है, वो कह रहा है इसको मत दिखाओ। तो मीडिया का भी आज़ादी जो है उस पर भी जो है सवाल इंडिया में हो हल्ला होने लगता है तुरंत। फ्रॉम जनरेटिंग द रेवेन्यू ऑन इस प्लेटफॉर्म वाया द एडवर्टाइजमेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड अक्रॉस एंड टू एक्सेस दिस चैनल इन यूक्रेन itself। रशिया का कहना है कि विज्ञापन के माध्यम से अपने मंच पर राजस्व उत्पन्न करने के लिए यूक्रेन इन चैनलों पर काम कर रहे हैं। मतलब अब देखिए, रशिया का कहना है कि इससे जो विज्ञापन चल रहे हैं, तो ये बड़ा अजीब सा लॉजिक दिया हुआ है मिस्टर पुतिन यानी कि रशिया की तरफ से। अब आते हैं माइग्रेंट की समस्या पे। माइग्रेंट की समस्या क्या है? इस युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व के सामने मानवीय समस्या के रूप में माइग्रेंट की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे मास लेवल पे दक्षिण यूक्रेन की तरफ, जो पोलैंड की तरफ लगता है, लोग पलायन कर रहे हैं और वर्सेस अच्छे दूसरे देश में घुसने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। लोग जब पलायन कर लगते हैं, माइग्रेंट की समस्या हो जाती है, लोग जान बचा के भागने लगते हैं, तो वहाँ घुसने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें से अपने फैन यानी कि बचे हुए जो उनके पास जो बच्चे हैं जिनकी माता पिता खो चुके हैं, ऑर्फन चाइल्ड के लिए ये बातें कही जा रही है कि 2000 बच्चे हैं, जिसमें से 300 बच्चों की पहली खेप पोलैंड ले लिया है। उनका जान बचाने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अब कितने साइज के, क्या एज के, वो अलग बात है। जिनके माता पिता को खो चुके हैं इस युद्ध में, उनको पोलैंड ले लिया, अभी 300 बच्चों को लिया और 2000 बच्चों में से और जो है वो लेगा, या माइग्रेंट वो फिर कैसे करता है, वो चीज़ें आगे बताई जाएंगी आपको। ये है संसार की समस्या और रूस और यूक्रेन के जो युद्ध के दुष्परिणाम पे ये मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए ये सही चीज़ नहीं है। यूक्रेन वार में एक और बात बताया जाता है कि यूक्रेन वार सेट्स ऑफ द यूरोप फास्टेस्ट माइग्रेशन इन डिकेड्स। तो ये सबसे ज़्यादा जो है यूक्रेन में पहली बार इस तरीके से जो है माइग्रेशन की इशू आई है पिछले 3 दशक में। देखा जाए तो लोग वहाँ से भाग रहे हैं, जान बचा रहे हैं। और अगर इसको द्वितीय विश्व युद्ध की तुलना की जाए तो इसकी जनसंख्या विस्थापन में गूंज प्रदान कर रही है। मतलब ये छोटी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार कम से कम 6,60,000 लोग, इनमें से अधिकांश महिलाएं हैं और बच्चे, जो रूस के आक्रमण के कारण यूक्रेन से पहले 5 दिनों में पड़ोसी देश के पश्चिम में यूक्रेन के भाग में चले गए, जो राष्ट्रीय आव्रजन अधिकारियों द्वारा दर्ज कराने के हुए जो आंकड़े जो होते हैं ना, जो उनका डाटा होता है उसमें उनका नाम है। लेकिन अच्छी बात है कि वो कम से कम ले रहे हैं
जान बचा रहे हैं, नहीं तो बॉर्डर सील कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी एक जो है हेल्प करना है, सिर्फ हथियार देने से ज़्यादा बड़ा ये हेल्प मैं मानता हूँ इन चीज़ों को। और विज्ञापन में मीडिया के मंच में बातचीत करते हुए व्यक्तिगत बातचीत करके ये जानकारी वहाँ से दी गई है। साउथ कोरिया का एक लास्ट न्यूज ले लेता हूँ। साउथ कोरिया राष्ट्रपति मून जी इन मस्जिद विवाद में घिर गए। दक्षिण कोरिया की पहचान राजनीतिक फ्लैश पॉइंट बन गया है, मतलब घिरे तो नहीं है लेकिन एक इशू बन गया है उनके यहाँ। मॉस्क्यू डिस्प्यूट बिकम द फ्लैश पॉइंट इन द साउथ कोरिया आइडेंटिटी पॉलिटी। देखिए, दक्षिण कोरिया में सिर्फ 0.03% मुस्लिम फॉलोअर हैं और वहाँ एक मॉस्क्यू के जो है यानी कि मस्जिद के कुछ विवाद हो गया है उत्पन्न, तो उस विवाद पे बड़ा इशू हो रहा है। जबकि जनसंख्या जो है तो चरमपंथी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इस्लामिक कम्युनिटी है, तो इनका थोड़ा सा अच्छा नहीं है। उन्हें यूएई से सीखना चाहिए, दुबई से इंडिया का कितना अच्छा फ्रेंड है। उन्हें जो है और भी देशों से समझना चाहिए कि किस तरीके से जो है प्रगतिशील देश को बना सकते हैं अपने, और किस तरीके से मानव के लिए और दुनिया के लिए जो वायलेंट होना और ये सब चीज़ें गलत है। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन में रहने के कारण प्रतिवर्ष कर्ज में डूबता जा रहा था। और देखिए, यूरोपियन यूनियन की बात करते हो अगर आप, तो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का कानून का पालन करता था। अभी कुछ महीने पहले की बात है, तो जिसमें ब्रिटेन को दिक्कत आ रही थी, सामना करना पड़ रहा था, कुछ फेस करना पड़ रहा था। लोग जाते थे वहाँ से यहाँ से अर्निंग करते थे, यहाँ जॉब की मतलब जॉब करके जाते थे, लंदन में रहते थे। तो लंदन जो है ना, प्रॉब्लम हो रही कि वहाँ पे एक बड़ा दिक्कत है। तो ब्रिटेन की बात अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में रहने के कारण प्रतिवर्ष कर्ज में डूबता जा रहा था। ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिससे ब्रिटेन के लोगों की नौकरी प्रवासियों के कब्जे में जा रही थी, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। जो लोकल वहाँ के लोग हैं तो उनमें ये सब चीज़ें आ रही थी कि यहाँ पे लोग आते जा रहे, यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्री हैं, तो अच्छा लगता था, अच्छी जगह है तो लोग आएंगे ही। तो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी जो है नाटो, उसकी भी बात कर लेते हैं। नाटो के बारे में हमने बात किया हुआ था, आपको बताया था, याद आया वो आप पिछली वीडियो में आप देख लेंगे। थोड़ा सा मैं आज कंफर्टेबल नहीं हूँ तो माफ़ कीजिएगा, बहुत सी त्रुटियाँ हुई होंगी, मेरा फ्लो नहीं बन पा रहा है। लेकिन 2 दिन हो गए थे मैं कंटेंट लिख करके रेडी रख रहा हूँ, और उसके बाद जो है कुछ और न्यूज़ आ रहे, कुछ और इम्पोर्टेंट हो रही, तो घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहे। तो वो सारी चीज़ें और ये चीज़ें जो है न्यूज़ को पढ़ लेना और एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, चीज़ों को रिलेट करना, तो ये क्वालिटी जो है इम्पोर्टेंट होता है। बाकी सब चीज़ें जो है बात की हो जाती हैं कि आपका प्रेजेंटेशन और अपीयरेंस कैसा है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि नाटो तो आप जान गए हैं, सियाटो क्या है, सियाटो क्या है, और एक और जो चीज़ है उस पर मैं अगले वीडियो में आपको